और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वैसे तो कहने की हद तक और कागज़ी कार्रवाई के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन के बाद और जो 8 अगस्त का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसला सादिर फरमाया, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपने इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए, जिसका अभी फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से होना है, पेशावर हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा। लेकिन फ़िलहाल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को अपना नया चेयरमैन पीटीआई मुंतखब कर लिया है। उनकी नॉमिनेशन भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने की थी। अब कहने को, और जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि कागज़ी कार्रवाई की हद तक तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पीटीआई के नए चेयरमैन हैं, लेकिन अडयाला जेल में बैठा साबिक़ कप्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज भी बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से अपनी पार्टी के तमाम फ़ैसले खुद कर रहा है। कुछ फ़ैसले इमरान ख़ान साहब ने किए हैं, उन्हें प्रपोज़ल कुछ पेश किए गए थे, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने उन तजावीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। अब ये क्या मामला है, इमरान ख़ान साहब ने किस तजवीज़ को मानने से इनकार किया है, एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक और रिस्की प्लान जो है वो चॉक आउट किया है। और वैसे तो ये एक फ़ैसला आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फ़ैसला भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक मरतबा फिर टाइम गेनिंग होगा और एक रिस्की फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, बल्कि जो दीगर ख़बरें हैं उनसे मुतल्लिक आज T10 मैच आपके साथ खेलेंगे, बल्कि T10 ख़बरनामा आपको बताएंगे। लेकिन आज इन ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे माज़रत भी करना चाहूँगा, और माज़रत इस बात पे, आज आप जो व्लॉग की वॉइस क्वालिटी या साउंड क्वालिटी देख रहे होंगे वो थोड़ा सा फ़र्क होगा। उसकी वजह यह है कि आखिरी व्लॉग जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड किया उसके बाद मुझे जल्दी कहीं पहुंचना था, तो मेरा जो ट्राईपॉड है और जो मेरा जो माइक है वो मैं सुप्रीम कोर्ट की वो जगह जहां पे रोस्टम बना हुआ है, जहां पर सियासी रहनुमा आके टॉक करते हैं, आप टीवी चैनल पे देखते हैं, वहां पे मैं अपना ट्राईपॉड भूल आया हूं। तो ये मैं जनरल माइक के ज़रिए अपना व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहली खबर नाज़रीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट ने आज हुक्म इम्तना विड्रॉ कर लिया, उससे मुतल्लिक हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला भी जारी कर दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस फैसले के मुख्तसर से मंदजात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर तहरीक इंसाफ का रिस्की प्लान क्या है उससे मुतल्लिक भी आप नाज़रीन को बताएंगे, और लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला, एक नया फ़ैसला, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन फ़ैसला, उसके मंदरजात। फ़ैसला नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने यह लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को से ये कहा गया कि जो हुक्म इम्तना जारी किया गया, दरअसल पेशावर हाई कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उस अपील पर समाअत करने का दायरा अख्तियार नहीं था। ग़ालिबन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का वकील या तो पेशावर हाई कोर्ट से ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, या फिर इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ ही है कि ये सिंगल बेंच का केस नहीं था, ये डिवीजन बेंच का केस था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि दूसरा नुक्ता हमारा ये है कि हमें सुने बगैर, हमें नोटिस नहीं किया गया, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया और हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। और जो अबूरी रिलीफ दिया, जो स्टे ऑर्डर सिंगल बेंच ने जारी किया, वो दरअसल ऐसा रिलीफ है जो पीटीआई को दिया गया इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन पे, जो कि मुकम्मल रिलीफ के मुतरादिफ है। तो ये हुक्म इम्तना वापस लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद कहा है कि जो आर्गूमेंट किया गया पीटीआई के वकला की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से, उसके बाद जो सिंगल बेंच का फैसला है स्टे ऑर्डर देने का, वो हम वापस लेते हैं और इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराए। पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, वो जो मरकज़ी अपील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस पर 9 जनवरी की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है, उस तारीख को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा, इलेक्शन कमीशन को भी सुना जाएगा, और फिर इस केस का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील है उसका हतमी फैसला सादिर फरमाया जाएगा। तो ये नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट पर अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के कुछ मंदरजात। अब इस फैसले के बाद नाज़रीन, जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ऐलान किया है, अब उसमें रिस्क क्या है। सबसे पहले तो आपको
बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट दे देते हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आप सियासत में जाते हैं तो आपको फिर सियासी हिकमत अमली में मरतब करनी पड़ती है। लेकिन सियासी हिकमत अमली नाज़िम वैसे नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो फैसले कर रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर वापस दिया है ये गैर कानूनी फैसला है। अब ये गैर कानूनी है, अब जो यकतरफा तौर पे इनको स्टे ऑर्डर मिला था उसको बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है वो कानूनी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जल्दबाजी में फैसला दिया गया, यानी पीटीआई को सुन के जज साहब ने, पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर अगर फैसला दिया है और स्टे ऑर्डर वापस ले लिया है तो ये जल्दबाजी का फैसला है। इससे पहले जो सिंगल बेंच ने जस्टिस मियां कामरान हयात मियां खेल साहब ने जो फैसला दिया था जिसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया, वो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि वो जल्दबाजी का फैसला नहीं था। और आगे चल के वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें रिलीफ ना मिला तो फिर हमारे कैंडिडेट जो अलग अलग इलेक्शन सिंबल पे लड़ेंगे यानी आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुश्तरका हमें इलेक्शन सिंबल मिले और 99% हमें इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पर नाज़रीन गलत बयानी की जा रही है, यहाँ पे गलत फैसला किया गया है। अब ये जो आज फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए, आप मेरी बात के साथ इत्तफाक कर सकते हैं, आप मेरी बात के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि दोबारा वो गलती ना हो दोहराए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मकाम पे ठहरी है। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, आप ये देखें कि जब पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये 2022-2021 में अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक करवा देने चाहिए थे। ताखीर का शिकार इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद किया, ये पीटीआई की अपनी गलती थी। और फिर जब ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मामलात कुछ पेचीदा हो रहे हैं, संगीन हो रहे हैं, तो नई सियासी जमात बना लेते। फ़हीम अख्तर मलिक साहब इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, 92 न्यूज़ से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था, बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करीब से देखते हैं, तहरीक इंसाफ की खबरों को रिपोर्ट भी करते हैं। उन्होंने भी कहा था कि नई सियासी जमात बना लें, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, पीटीआई इमरान खान के नाम से बना ले, लेकिन नहीं बनाई। आपकी गलती थी, किसी ने आके मशवरा नहीं देना था, लेकिन कुछ लोग मशवरा आपको दे भी रहे थे। तीसरा ये किया गया कि चलें इलेक्शन कमीशन ने आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन फर्स्ट राउंड वाला कलअदम भी करार दे दिया था। दूसरा, जब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना था जो अभी पेशावर में जाके आपने कराया है, आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपके पास 20 रोज़ थे, आपने 6 दिन में इलेक्शन करा दिया। आप 20 रोज़ के अंदर बाकायदा ऑर्गेनाइज करके चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर करके, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करता चीफ ऑर्गेनाइजर, तो आपके पास पूरी तादाद भी थी, आपके पास वोटर भी थे, आपके पास सपोर्टर भी थे, इमरान खान की आपको भी सपोर्ट हासिल थी, इमरान खान ने नॉमिनेट भी कर दिया था बैरिस्टर गौहर अली खान को। तो किसने कहा था कि इतनी जल्दबाजी में इतना मुबैना तौर पे मुतनाज़ा इलेक्शन करा दें? तो ये भी आपकी गलती थी। अब ये पेशावर हाई कोर्ट में जो गए, पेशावर हाई कोर्ट में इनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस करा के हुक्म इम्तना हासिल करते, जो कि मिल जाना था इलेक्शन कमीशन को नोटिस करवा के, और वो वैलिड होता, और 9 जनवरी की जो तारीख पड़ी है उस 9 जनवरी तक फिर उस हुक्म इम्तना को कोई छेड़ ना सकता। लेकिन आपने यकतरफा तौर पे फैसला ले लिया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इनको कुछ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट इनको दोबारा पेशावर हाई कोर्ट भेजेगी। आज के जो बेंच का फैसला जो मैंने आखिरी एक लाइन पढ़ी जिसमें जज साहब ने कहा कि जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मरकजी जो पीटीआई की अपील है उसके साथ सुने जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरी राय के मुताबिक, जो मैंने आज तक 14 साल की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, ऐसे मामलात में वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई की अपील होगी उसको पेशावर हाई कोर्ट को रिमांड किया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला करवा के आएँ। तो बेहतर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में इस केस को कंक्लूड कराएं। 9 जनवरी की डेट तो बड़ी दूर है, आप अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दायर करें। कल 4 जनवरी है, उसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहें कि 5 जनवरी को डिवीजन बेंच बना के हमारा केस सुने, अर्जेंसी है, 13 जनवरी को इलेक्शन सिंबल अलॉट होने हैं, तो वहाँ पे इस केस को लड़ें, वहाँ पे इस केस के लिए फाइट करें। अगर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो फिर अपना वक्त ज़ाया करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुँचाएंगे और अपने कैंडिडेट को भी नुकसान पहुँचाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन बल्ले के निशान के हवाले से 2 मज़ीद खबरें हैं। एक तो जो इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने वाला जो फैसला है, उसे एडवोकेट अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन तौर पे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो टिकट अलॉट करने के फैसले होने हैं, लेकिन पीटीआई के बड़े करीब हैं।
पी टी आई को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने आज जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन गालिबन 215 का तज़किरा किया जा रहा है, उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं कि बल्ले का निशान किसी सियासी जमात से वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है गैर कानूनी है, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए। अब सवाल ये है कि रेगुलेटर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सियासी जमात ने कराने हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामला का जायजा इलेक्शन कमीशन ने लेना है। अगर एक सियासी जमात के मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, दुरुस्त नहीं हुए, तो फिर इलेक्शन कमीशन का बतौर रेगुलेटर अख्तियार है कि जब तक वो इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराते तो उसका इलेक्शन का सिंबल वापस ले ले। ये आज की बात नहीं, जब से कानून बना है यही एक असूल, यही कानून फॉलो होता हुआ चला आ रहा है। लेकिन चले, अजहर सदीक साहब ने पिटीशन दायर की है तो इस पर देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन आज एक और भी लाहौर हाई कोर्ट ने कल बल्ले के निशान के हवाले से फैसला सादिर फरमाने की तारीख दे दी है, जिससे जवादुल हसन साहब जिन्होंने उमर आफ्ताब ढल्लू जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से बल्ले के निशान के मामले पे लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिस पर कल लाहौर हाई कोर्ट में महफूज किया गया फैसला अनाउंस करने जा रही है। और इसमें जैसे जवादुल हसन साहब का ये कहना है कि इस केस में जो फैसला देंगे वो तारीखी भी होगा और वो अदालती नज़ीर भी बनेगा। तो देखते हैं कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से कल फैसला आने वाला है, इसमें क्या नज़ीर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट सेट करने जा रहा है, क्या पैरामीटर, क्या प्रिंसिपल लाहौर हाई कोर्ट ले डाउन करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपसे एक और भी माजरत कर लेते हैं, खालिद लांगू वाला केस। माजरत के साथ वो केस आज भी पीछे चला गया क्योंकि अब बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कल अगर कोई हमारे पास कुछ थोड़ी सी स्पेस हुई, मुझे बिहाड़ी से भी एक जानने वाले हैं, करीबी अजीज़ हैं, वो भी कुछ चीज़ें भिजवा रहे हैं और माजरत चाहता हूँ कि मैं अभी तक उस मैसेज को सही तरीके से देख नहीं सका, पढ़ नहीं सका, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट की वजह से इस्लामाबाद में, कैपिटल में, कोर्ट्स में या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें स्किप करना पड़ती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से 2 खबरें हैं। नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर जो चौधरी इश्तियाक एडवोकेट साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए थे, उससे कल रिकॉर्ड के साथ ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसके अलावा मरियम नवाज के नॉमिनेशन पेपर जो एक्सेप्ट हुए थे लाहौर से, नदीम शेरवानी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल में मरियम नवाज के नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखते हैं मरियम नवाज के हवाले से जो एतराज़ात हैं नदीम शेरवानी साहब के, वो तो इतने सॉलिड नज़र नहीं आते, लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का मामला है तो कल सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली केस की समाअत भी होना है। जब तक नाज़रीन इस केस का फैसला नहीं होगा, नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर हों, चाहे जहांगीर तरीन के हों, चाहे इमरान खान के हों, ये मामला इसी तरीके से कोर्ट्स में चलता रहेगा। इमरान खान ने भी आज जो उनके नॉमिनेशन पेपर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में NA 122 में जो रिजेक्ट किए गए थे, वहाँ पर एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है। तो ये मामला इसी तरीके से चलेंगे और फाइनल जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। जिसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं उसके खिलाफ जो अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, और जिसके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो भी मामला आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और इलेक्शन से पहले उस पर भी जो भी फैसला होगा नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी विकेट गिरी है और बड़ी विकेट नाज़रीन एक ऐसी सियासी जमात से गिरी है जिसमें बड़ी मतलब जो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ता था वो उसी सियासी जमात में चला जाता था। जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात हो रही है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो जहांगीर ग्रुप के एक अहम रहनुमा थे अजमल चीमा, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। तो अजमल चीमा साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को खैराबाद कह दिया है और वो शामिल हो गए हैं मुस्लिम नवाज ने, यानी नून लीग ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक बड़ी विकेट गिरा दी है। जहांगीर तरीन के बड़े करीबी समझे जाते थे, लेकिन टिकट उन्होंने IPP के बजाय नून लीग का हासिल कर लिया है। और तारिक अजीज़ साहब की ये खबर है, रोज़नामा दुनिया न्यूज़ में होते हैं, अखबार में होते हैं, उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया है कि IPP के यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मजीद भी रहनुमा मुस्लिम नवाज के साथ राब्तों में है कि उन्हें अगर नून लीग टिकट दे तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़ के अपने नून लीग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ज़रताज गुल साहिबा जो आज पेशावर हाई कोर्ट में नमूदार हुई, उनके हवाले से जो ट्विटर पे जो ट्वीट्स चल रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो ज़रताज गुल साहिबा ने कहा है कि मेरी ज़मानत हो गई है, लेकिन चूंकि पुलिस बाहर मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के बाहर, अहाते के बाहर, तो मेरी गिरफ्तारी का खदशा है। तो इस गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र ज़रताज गुल साहिबा की अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी पेशावर हाई कोर्ट में मौजूदगी के हवाले से
کہ وہ رات پشاور ہائی کورٹ میں اسٹے کریں گی اور پارٹی کے جو رہنما ہیں پشاور کے ان کی طرف سے انہیں بستر کمبل یعنی سردی سے بچنے کا بستر وغیرہ تمام چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں. بڑا ناظرین افسوس ہوتا ہے ان تمام چیزوں پہ, لیکن 9 مئی کے واقعے کی زرتاج گل صاحبہ نے مذمت بھی کی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں. اور میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اچانک سے کسی ہائی کورٹ میں نمودار ہوتے ہیں حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے لیے, یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے کہ کس طریقے سے حفاظتی ضمانت حاصل کر کے ہم نے اپنے حفاظتی ضمانت لے کے اپنے نامینیشن پیپر رہنماؤں کے متعلقہ ریٹرننگ افسران یا اپلیٹ ٹریبونل سے ایکسیپٹ کرانے ہیں. تو یہ بھی جو زرتاج گل صاحبہ کی اپیرنس ہوئی ہے اچانک سے پشاور ہائی کورٹ میں, اسی حکمت عملی کا, اسی سیاسی پلاننگ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے, یہ نمبرنگ مجھ سے الگ ہو گئی 3 اور یہ 2 آگے جی ناظرین. اب آپ کے ساتھ ناظرین جو عمران خان صاحب نے اہم تجویز سے اختلاف کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ناظرین چند روز پہلے بیرسٹر گور علی خان صاحب گئے تھے اڈیالہ جیل میں اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جا کے مشاورت کی. اچھا اس میں 8 نون لیگ نے تو بلوچستان کے حوالے سے صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی ٹکٹوں کے کس کس کو دیے گئے ہیں اس کا باضابطہ طور پہ جو دستاویز ہیں وہ x.com پہ یعنی ٹویٹر پہ جاری کر دیے ہیں. اب جو بیرسٹر گور صاحب مشاورت کرنے کے لیے گئے تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ میں نے مشاورت تو کر لی ہے لیکن حتمی جو فیصلہ ہے وہ 2 سے 3 روز میں ہم کر لیں گے کہ کس کو پارٹی کس امیدوار کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے. لیکن اس مشاورت کے حوالے سے ناظرین جو پرپوزل لے کے گئے تھے بیرسٹر گور علی خان صاحب, اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک تو یہ نام دیا گیا, ویسے تو جتنے ایسے تمام لوگ جو پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ان کے بارے میں تو خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. لیکن فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھی, جس سرپرائز کی بات ہو رہی تھی کہ انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو ان کا نام بھی پرپوزل میں شامل تھا کہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے, چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن ابھی انہیں استحکام پاکستان پارٹی میں اس طریقے سے شمولیت اختیار نہیں کی, سیاست سے کنارہ اختیار کی تھی لیکن ان کا دل آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں یہ پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, جیلم سے ہمارا اپنا بندہ الیکشن لڑے گا جس طریقے سے شیخ رشید کے خلاف پنڈی سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا گیا ہے. تو یہ پروپوزل کہ فواد چوہدری صاحب کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا, حتمی فیصلہ خان صاحب نے کیا کہ نہیں, ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے ناظرین جو باقی جو رہنما جو پارٹی میں چھوڑ کے گئے پریس کانفرنس کی, اس میں سب سے زیادہ جو برمی کا عمران خان صاحب نے اظہار کیا ہے وہ فرق حبیب صاحب پہ کیا کہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, پی ٹی آئی میں آیا, اس کو جگہ دی گئی, اس کو سپیس دی گئی, اس کو منسٹرشپ دی گئی, ترجمان بنایا گیا, لیکن جب پارٹی کو چھوڑا اس نے مشکل وقت میں تو سب سے زیادہ اگر کسی نے ملبہ مجھ پہ گرایا, مجھ کو اگر ٹارگٹ کیا, میرے اوپر سخت الفاظ استعمال کیے, میرے اوپر الزامات لگائے, تو وہ سب سے سخت الفاظ یا الزامات جو ہیں فرق حبیب نے لگائے ہیں تو ان کا تو نام نہ لیا جائے. اس کے علاوہ جو نرم گوشہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پتہ چلا ہے وہ ہے عثمان ڈار اور صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے کہ عثمان ڈار کو تو ٹکٹ نہیں ملے گا لیکن وہ جس کو ریکمینڈ کریں گے سیالکوٹ کو اس کو ٹکٹ مل جائے گا. اور جو صداقت عباسی صاحب ہیں وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے لیکن ان کے لیے بھی پارٹی نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر الیکشن کے بعد یا کسی موقع پہ جا کے آگے چل کے وہ پارٹی میں واپس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے. تو یہ ناظرین جو پرپوزل تھے الیکشن ٹکٹس کے حوالے سے خان صاحب نے ان تمام لوگوں کے نظر انداز کر دیے جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں, اور خاص طور پہ جنہوں نے سخت ترین زبان کا استعمال کیا ان کے لیے تو پارٹی میں کوئی جگہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی سپیس کوئی جگہ ان کے لیے پارٹی میں نہیں ہے. اب ناظرین آپ کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں T20 میچ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں ایک کاغذ یہاں یہ کاغذ آ گیا ناظرین, اب پتہ نہیں میں کیا کرتا ہے, تو نمبرنگ دراصل مجھ سے غلط ہوگی, میں اس میں بھول بیٹھتا ہوں. تو یہ ناظرین اب T20 خبرنامہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. نامینیشن پیپر کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو شعیب شاہین اور ظفر علی شاہ صاحب کے جو نامینیشن پیپر تھے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عمیر نیازی صاحب کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کا غلط فیصلہ ہے آپ کو ریلیف ملے گا. آپ یہ جو سوشل میڈیا پہ کسی کے خلاف کمپین چلاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا الٹا آپ کو نقصان ہوگا. لیکن اگر جب آپ ایپلیٹ فورم پہ اپنی کمپلینٹ لے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. آپ اگر جائز ہیں, آپ کا موقف ٹھیک ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہے, تو فیصلہ بھی آپ کے حق میں آئے گا. تو عمیر نیازی صاحب کو ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے. اب اس میں ایک مثال ایک اور دیتا ہوں جو چوتھی خبر ہے. انتظار پنجوتا صاحب, ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک گاڑی نامینیشن پیپر میں ظاہر نہیں کی. اب پنجوتا صاحب جو ہے اپیل لاہور ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہیں, وہاں پہ پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں
کہ میں نے وہ گاڑی بیچ دی تھی لیکن جس نے خریدی تھی اس نے ابھی تک گاڑی اپنے نام نہیں کرائی، گاڑی میرے نام پہ ہے۔ تو جو ڈاکومنٹس میں گاڑی آپ کے نام پہ ہے، اب آپ 100 قسمیں اٹھائیں، جو مرضی کریں، جو ڈاکومنٹس پہ ہے وہ گاڑی آپ کے نام پہ ہے، وہ گاڑی جس کو آپ نے بیچی اس کے نام پہ نہیں ہے۔ اور ماضی کا کوئی اگر آپ ایفیڈیوٹ لے کے آئیں گے، اب اس کو عدالت کوئی کنسیڈر کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بیک ڈیٹ کے تو آپ کو بیان الفی مل جاتے ہیں، بیک ڈیٹڈ بیان الفی آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو جو گاڑی آپ کے نام ہے تو پھر آپ نے ظاہر کر دینی تھی، جب وہ نام کراتا تو آپ اس کے نام کروا دیتے، تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، اس میں ریٹرننگ افیسر کی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، صنم جاوید نے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہونے کے خلاف اپلیٹ فورم سے رجوع کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ایمان طاہر جو کہ پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے طاہر کی بیٹی ہیں، انہیں آج پشاور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے کے باہر سے ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ضمانت ہو چکی تھی، لیکن بہت زیادہ کیسز میں مطلوب تھیں، تو اس لیے ان کو بھی وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم سوری کو اے ٹی سی عدالت نے اشتہاری تو قرار دے دیا تھا، لیکن اب ان کے اشتہاری قرار دینے کا اشتہار بھی اخبار میں جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مسلم نواز کے سینئر رہنما سرتاج عزیز جو کل انتقال کر گئے تھے قضائے الہی سے، آج ان کا نماز جنازہ اور پھر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سائفر کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ جج صاحب بیمار ہیں، ابوالحسناء ذوالقرنین صاحب، لیکن ایسی بات ذوالقرنین صاحب کی نہیں ہے، جج صاحب کی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک ویسے بھی خصوصی عدالت کو کارروائی سے روک رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، محسن داوڑ جو وزیرستان میں اپنے الیکشن کمپین کے سلسلے میں تھے، ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جے یو آئی کے ایک اور رہنما جو ان کے امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، قاری خیر اللہ، ان کے بھی الیکشن کمپین کے دوران ان کی گاڑی کے قریب بھی ایک دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا T10 خبرنامہ، T20 اگر کہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، یہ T10 ہمارا خبرنامہ تھا۔ تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔